हूँ कमर शीमाम और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chimas. तार साहब, आज की बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बेसिकली एक जिसे कहते हैं 254th जो को कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि जनरल हेडक्वार्टर्स में हुई है उसको चेयर किया। और वहाँ पे आई थिंक 2 दिन के लिए ये एक डिस्कशन हुई है कि हमें हालात को कैसे देखना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कहा है कि इस वक्त कोई 7,000 से 10,000 के करीब जो दहशतगर्द हैं टीटीपी के पाकिस्तान में मौजूद हैं। और टीटीपी ये कह रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रही है कि ये पाकिस्तान हुकूमत जो है ये बैरून मुल्क के जो सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में उनको डरा रही है, उनसे पैसे लेना चाहती है। हमारा कोई इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है। सियासी तौर पे भी आप देख रहे हैं कि ऑडियो लीक्स का सिलसिला दोबारा जो है वो शुरू हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं ये आर्मी चीफ की देखना को कमांडर कॉन्फ्रेंस को और टीटीपी के बयान को, और ये जो फर्दर अनसर्टेनिटी, बल्कि एक तो ये भी बात चल पड़ी है कि शायद कोई टेक्नोक्रेट मॉडल की भी बात हो रही है। तो हाउ यू आर सीइंग दिस डेवलपमेंट सर? देखिए, नए आर्मी चीफ साहब पे भी बात करते हैं। मैंने बिल्कुल बड़ा पढ़ा कि उन्होंने बड़ा पुरज़म एक उन्होंने बयान दिया है। आईएसपीआर ने भी कहा है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ ये जाएंगे। लेकिन मैं साथ एक थोड़ा सा ये बताना ये चाहूंगा, जो इस वक्त पाकिस्तान में खासकर लाहौर के अंदर जो कुछ हो रहा है चीजें। एक तो हमारे साबका चीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया, सफाइयां पेश की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी उसमें वो सफाइयां पेश करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ खान साहब अपने रोजाना मनपसंद किस्म के लोगों को बुला के अपनी तारीफों के पुल बांधते जा रहे हैं। मेरे पास ये दो चीजें तो लाहौर से आ रही हैं। तीसरा जो मैं देखा है कि 500 अरब रुपया जो पंजाब की गवर्नमेंट के पास था इस नई गवर्नमेंट आने के बाद, वो सारा उन्होंने मुबैना तौर पर मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने पसंदीदा लोगों में बांट दिया या पता नहीं क्या, लेकिन इट इज नॉट देयर। चौथी बात आज मैं कहूंगा कि आपने जिस तरह बिल्कुल सही फरमाया कि इस वक्त टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें आ रही हैं, बल्कि उस पे उसको मैं मुसद्दका इसलिए कहूंगा कि पीटीआई की तरफ से कहा कि इट विल बी अनएक्सेप्टेबल, इट मींस कि समथिंग इज कुकिंग। उसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि हफीज शेख साहब इन कराची और कुर्बान अली साहब हैज रीच्ड टू कराची डायरेक्टली अटैच विद द आईएमएफ। अगली बात जो मैं ये करना चाहूंगा कि आपको एक इसहाक डार साहब ने कहा है, मायूस होकर भी कहा है, और मेरा ख्याल हर रोजाना ही वो लोगों को एक ये बता देते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, आप भूख से मर जाएंगे लेकिन डिफॉल्ट नहीं होंगे आप। मेरा उसके बारे में डिफरेंट राय है। जब एलसीज ना खुल रही हो, आप कोई चीज इंपोर्ट करने के काबिल ना हो, आपकी टोयोटा और साथ सुजुकी के प्लांट में बंद हो चुके हों, आपने जहां से भारत वाले शिकायत कर रहे हैं कि आपने उनसे अद्वियात ली हैं, लेकिन आप उनके पैसे देने से कासर हैं, आप सब्जियां तक इंपोर्ट करने के काबिल नहीं हैं, तो डिफॉल्ट की डेफिनेशन मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब को नई डेफिनेशन लंदन से लेकर आए हैं, जो कहते हैं हम भूख से मर जाएंगे लेकिन डिफॉल्ट नहीं करेंगे। उससे अगली बात यह है, आईएमएफ का जो पैसे हैं वो आईएमएफ वाले बिल्कुल सो गए हैं, क्योंकि उनके तो यहाँ पे हॉलीडेज हैं। आपको इमरजेंसी है, उनको इमरजेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मार्च में आपसे बात करेंगे। अब पता नहीं मार्च तक आप उसका आप सरवाइव कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। अकॉर्डिंग टू शबर जैदी साहब, जो कि खुद एक इकोनॉमिस्ट है और कंटिन्यूसली इन टच विद, ही हैज रिलेशनशिप विद आईएमएफ, उनके मुताबिक ये उनकी एक इंटरव्यू है, उनका एक इंटरव्यू है कि उन्होंने कहा एक हफ्ते के अंदर अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा पाकिस्तान को रिगार्डिंग टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। ये उनकी स्टेटमेंट थी। उसके बाद नूरानी साहब, जो कि मूजद थे हमारे साबका मिलिट्री चीफ के सारे स्कैंडल की, उनकी वीडियो एक आ चुकी है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मुसद्दका चीजों से, बड़ी रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेशन करके, बल्कि जो प्रॉपर्टियां हमने अपनी क्लेम में लिखी हैं, हमने उनकी रीसेंट मार्केट वैल्यू लगाकर उसके साथ एक बड़े आर्गूमेंट के साथ उन्होंने एक नई वीडियो रिलीज की है। जो फैक्ट उनकी ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस अभी तक पाकिस्तान की ब्लीडिंग नहीं रुकी है। आपके लोग जो हैं, जो लूटने वाले, खाने वाले, वो मुसलसल बिजी हैं अपने हर चीज में, और कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास भी अभी तक। और जिस तरह आपने कहा कि टीटीपी ने एक नई स्टेटमेंट छोड़ दी है और एक बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है कि दिस इज नॉट वी, दिस इज प्लान्ड, दिस इज प्लांटेड।
मेक मनी आउट ऑफ इट। ये एक इसमें एक बिल्कुल ही अजीब सी सूरत हाल क्रिएट हो गई है, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट हैज क्रिएटेड मोर कंफ्यूजन कि हु इज बिहाइंड इट। अब देखा जाए तो जिस तरह मैं पहले आपको कहा है कि हमारे इदारे जो हैं, वो वैसे अगर देखा जाए तो लगता तो यही है कि वो बिजी हैं इन इन रिकॉर्डिंग्स और वीडियो टेप्स में और ऑडियो टेप्स में। बॉर्डर्स के ऊपर मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ वहां कवे उड़ रहे हैं, वहां पे कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं है कि जो देखा जाए कि कोई somebody is watching। जिस तरीके से शुमाली वजीरिस्तान के अंदर हालात अगर इस वक्त जो वहां से जो खबरें आ रही हैं, और टीटीपी ने बिल्कुल जिस तरह पिछले दफा भी कहा था जब लोग बन्नू में थे कि हम उन लोगों को अफगानिस्तान में नहीं लेकर जाएंगे, हम वी हैव सेफ हेवन्स विद इन पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो हालात फाइनेंशियली, मॉरली, एथिकली सारे खराब हैं इस वक्त। ज्यादातर लोग जो इस वक्त जिनके पास जो साहिब इख्तियार हैं, जो रूलिंग एलीट है, दे आर बाइंग वन वे टिकट्स, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इस सूरत हाल में मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब ने दहशतगर्दी के बारे में तो बात की, लेकिन उनको कुछ बताना चाहिए था कि फाइनेंशियली व्हाट इज आवर फ्यूचर। क्योंकि ये जो लोग लंदन से आए हैं या पहले जो 200 जो टीम वाले थे, 200 की टीम वाले, दे आर हैविंग कंट्रोल इनके, इट इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल। मेरा मकसद हमारे मिस्टर हैंड साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आईएसआई को रोकनी चाहिए करप्शन, और इफ दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टिंग, तो मेरे ख्याल फिर आईएसआई को चाहिए कि इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग जो है स्टैंस ले। अदरवाइज जो नैब है और एंटी करप्शन तो लगता है कि दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू दैट। दरअसल वो इमरान खान साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को मुल्क का ख्याल ही कोई नहीं है। वो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई फिक्र ही नहीं है मुल्क की, वो किधर जा रहा है। आप समझते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट को फिक्र नहीं है कि इमरान खान को, क्योंकि कई लोगों का कहना यह है कि अगर पीडीएम की हुकूमत आ गई थी और इमरान खान साहब जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट ना करते तो शायद चीज़ें बेहतर होते। सो आप क्या समझते हैं, क्या फौज को मुल्क की फिक्र नहीं है या इमरान खान को फिक्र नहीं है, या क्या आप समझते हैं कि ये एक बस सबकी तरफ से जो है रोल प्ले किया जा रहा है? मेरे ख्याल में सबकी तरफ से। आज जो इमरान खान साहब की रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि वो कहते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो जो करंट पीडीएम की गवर्नमेंट है उनके बस की बात नहीं है, somebody else is not interested in election। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो इंतखाबात, इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एथिक्स इज अ प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हर जो डिपार्टमेंट है इज इन्वॉल्व इन करप्शन। और करप्शन किसने रोकनी है? मेरे तो समझ से बाहर। वो किसी सख्त हाथ में रोकनी है। आपकी अदालतों की हालत यह है कि वो दे आर एट द नंबर ऑफ 130 आउट ऑफ 139। वो तो खुद बल्कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक अदलिया आपकी इन्वॉल्व इन करप्शन, पुलिस इज इन्वॉल्व इन करप्शन, इवन देन आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सिंध इज इन्वॉल्व इन करप्शन। तो ये कोई ऐसी एक तीसरी चौथी ताकत हो सकती है जो इन चीजों को रोक सके। क्योंकि और वाकई एक मैं बात बताऊं, जिस तरह आपने कहा है कि आइदर एस्टेब्लिशमेंट इस चीज की जिम्मेदार है या इनको करना चाहिए, मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए, क्योंकि इमरान प्रोजेक्ट वाज देयर प्रोजेक्ट। 2018 के इलेक्शन जो थे वो बोगस थे, वो तो सारी दुनिया मान चुकी है। वो तो खुद पीटीआई अलवी साहब ने कह दिया है कि इलेक्शन जो थे वो तो सेनेट के और सारे इलेक्शन तो वो बाजवा साहब ने, हमारे मोहसन है, वो परवेज भाई साहब फरमा रहे हैं मोहसन। जब एक आर्मी चीफ इन सब का मोहसन है तो इट मींस कि दिस इज द एंटायर प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट। ओन तो फिर उन्हें करना चाहिए जिन्होंने ये सारी बिल्डिंग खड़ी की थी। आज जो 2018 से लेकर आज तक जो सारा कुछ हुआ है, अगर वो सारा कुछ अगर देखा जाए, और लग भी यही रहा है, नजर भी आ रहा है, क्योंकि इस वक्त देखे ना जिस तरीके से कल परसों एक आपके बड़े मिच्योर जर्नलिस्ट ने जो आर्टिकल लिखा है, उससे अब देखे ना, अब मिन्नतें तरले जर्नलिस्टों के करने पड़ रहे हैं सफाइयां पेश करने के लिए, एंकरों के मिन्नतें तरले करने पड़ रहे हैं। तो इट मींस कि they are the responsible people, they should own it। और मेरे ख्याल में जब तक अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे, इस्लाह नहीं होगी। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वाइंड अप करें सारी चीजों को। और अब वो दे हैव क्रिएटेड अ मास्टर, बट दे शुड ओन द मास्टर। और खान साहब का पता है उन्हें कि इनके पास कोई बंदा नहीं है, ऐसा नहीं, कोई ऐसा बंदा, या तो बता देना खान साहब कहे जी फलां नया बंदा ने पीटीआई ज्वाइन की है, ही विल सेव अस, ही इज द बेटर इकोनॉमिस्ट, ये बंदा हमने हायर कर लिया, ही वाज प्रोफेसर इन हार्वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स,
ही विल मेक अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर जुल्फी बुखारी साहब ने आके मेरा मकसद इकॉनमी चलानी है, तो फिर या फिर उस्मान बुजदार ने पंजाब को चलाना है, तो खान साहब मैं तो ख्याल आप माफी दे दें, मेरी तो बड़ी आपके हम्बल रिक्वेस्ट होगी। सरकार ਅਸੀਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਟ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਲੰਦਨ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਸ਼ੂਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਰ ਠੋਕ ਦਿਓ, अस्पताल बना दो एक अद्धा हथ पैंदा जे ते। डॉक्टर साहब, वो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इमरान खान की अफगानिस्तान में बड़ी इज्जत है, क्योंकि इमरान खान जो है वो अमेरिका के खिलाफ बात करते थे, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान को तबाह किया है, तो इमरान खान ही तो तालिबान की बात कर रहे थे, और इमरान खान की अफगानिस्तान में बड़ी इज्जत है। ताड़ साहब, हमें इज्जत जो है, क्या इमरान खान की वाकई तालिबान में बड़ी इज्जत है, या क्या आप समझते हैं कि ये डर रहे हैं कि आइंदा किसी इलेक्शन में वो हमारे ऊपर हमले जमले ना हो? पता नहीं, मैं तो समझता हूँ कि शायद फवाद हुसैन साहब ने किस तरह ये कह दिया है, वरना अफगानिस्तान में हर पाकिस्तानी के खिलाफ उतनी नफरत है जिस तरह बांग्लादेश में हर पाकिस्तानी के खिलाफ नफरत है। वो ये समझते हैं कि हमें 20 साल हमें जिस ये नाइटमेयर में डाला है, डाला ही पाकिस्तानियों ने। उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी थी आपने जब तालिबान ने कहा था कि हमारे नाम पे पैसे मांगने बंद कर दो? उन्होंने बड़ा, उनकी हुकूमत ने कहा था, उनके जो इस वक्त तालिबान लीडरान हैं वो समझते हैं कि आपने उनको हमेशा बेचा है, आपने हमेशा उनसे पैसे बनाए हैं आपने। तो ये किस तरीके से हो सकता है कि खान साहब की पाकिस्तान में इज्जत नीचे जा रही है, वहां किस तरह बढ़ रही है इज्जत? मुझे तो समझ नहीं आ रही। रोजाना में वीडियो पे वीडियो ठोक रही है यहाँ पे, ऑडियो जो पिछली आयला मलक के साथ ऑडियो आई है जो कि खान साहब ने ओन कर ली है, अगर उसका कॉन्टेक्स्ट सुना जाए तो फिट पड़ते हैं वो तालिबान के नजरिए में। तालिबान के किसी बंदे को ट्रांसलेट कराकर अगर वो ऑडियो सुनाई जाए, आपका क्या ख्याल है कि वो खान साहब को कितना पसंद करेंगे? एक छोटी सी आपकी बात काटने लगो, आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि अफगान कमांडर, उसके हाथ में बड़ी बंदूकें और वो चल रहे हैं, उसको पूछ रहा है कि किधर पाकिस्तान जा रहे हो, तो कहते हैं उधर नहीं हमने जाना, उधर उनके ऊपर बड़ा कर्जा है। नहीं सर, पाकिस्तान ने तो चाइना को जो तड़का लगाया है 26 बिलियन डॉलर्स का, वो बेचारे परेशान है, सी पैक छोड़ के भाग गए बेचारे दरमियान में। वो कहते हैं ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, ये बार बार कहते हैं यार चाइनीज को खुशबू लगा के आओ ना यार इधर पाकिस्तान, तो वो कहते हैं नहीं यार ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। चाइनीज भी कहते थे कि हम जिधर जाते हैं हम सीएनई पा देने हैं। मुझे कई मेरे दोस्त यहाँ कहते थे अमेरिका में, वो कहते थे नहीं, इनको जो पाकिस्तान ने हाथ लगाना है चाइनीज भी हाथ लगा लगा के देखेंगे। और दरमियान में नीलम डैम के ऊपर भी डैम भी छोड़ के भाग गए हैं और सी पैक भी छोड़ के भाग गए हैं, वो बेचारे उधर इंडिया के बॉर्डर पे चले गए। तो ये तो हकीकत, पाकिस्तान को तो पाकिस्तानी तबाह कर रहे हैं। दे आर डिटरमिन्ड टू रीच टू द पीक। 76 साल के, देखे ना, 76 साल की मेहनत आज रंग ला रही है। देखें जरा, 76 साल की मेहनत इस वक्त रंग ला रही है। अब मैं हैरान हूं कि छोटे छोटे लौंडे लपाड़े जो थे, जिनकी दाढ़ी मूछे नहीं थी, जिनको किराने की दुकान वाला गोल्ड लीफ के सिगरेट उधारे नहीं देता था, अरबों में टीके लगाए, अरबों में, करोड़ों में नहीं, अरबों में। चले, फिर मेरा मकसद है, वो कहते हैं जिस तरह की कौम हो उस तरह के लीडरान होते हैं। मेरा ख्याल है कौम को ही फर्क था, कौम को ही फर्क लग गया था कि उन्होंने, बल्कि मैं चीमा साहब आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दुआ करें मैं बड़ा होकर आर्मी जनरल बन जाऊं पाकिस्तान। अच्छा, वो क्यों ताड़ साहब, ये क्यों आपको ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई है? ये आपकी? मैं दो ही ख्वाहिश है, या मैं क्रिकेटर बन जाऊं या आर्मी जनरल बन जाऊं, दूसरा तीसरा तो प्रोफेशन ही कोई पाकिस्तान, कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं कहता हूं सारे पाकिस्तान को या क्रिकेटर होना चाहिए या फिर फौजी जनरल होना चाहिए, सिपाही नहीं होना चाहिए, आर्मी जनरल हो, क्योंकि इन दोनों लोगों की है वहां। मेरा मकसद तीसरा बंदा तो फजूल है। आप देख लेना, मेरा मकसद है कि आपके रिटायर आर्मी जनरल किधर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या हिसाब किताब है। वो आपने, वो आजकल जनरल बाजवा साहब के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, तो उनके बारे में कॉलम लिखे जा रहे हैं कि वो बड़े अच्छे इंसान है, बड़े शरीफुल नफ्स नहीं, हैं। मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई चीमा साहब ने, जो मुझे उनमें से सबसे अच्छी उनकी क्वालिटी पसंद आई, मैं बहुत बड़ा उनका ह्यूज फैन हूं, वो बिस्किट चाय में डोब के खाते हैं। इससे बड़ा लीडर वो हो सकता है कोई दुनिया में, कि इस तरह की एबिलिटी हो कि चाह दे विच बिस्किट डोब के खाते रहे। मैं सरकार, मैं आर्मी जनरल बना तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, चाय में ना डोब के खाऊंगा बिस्किट।
हमारा मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, मीडिया के लोग ये बताने के लिए कि वो बड़े देसी किस्म के बंदे थे, उनको तो इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। कोई नहीं जी, नहीं क्या थोड़ा जो मेरे यार ये पैसे दे तो कुछ भी नहीं सका, ना ना ये तो नूरानी साहब की आज सुबह सुबह जो मैंने सुनी उन्होंने रिलीज की है। लेकिन ये कि दुआ करें मैं आर्मी जनरल बस बन जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दुआ ये करें मैं बड़ा होकर आर्मी जनरल बन। तार साहब, हम इन सियासत में फंस गए हैं। मैं इंडिया का देख रहा था, वो बात कर रहे हैं कि हम 2036 में या 2034 में, वो कह रहे हैं हम ओलंपिक्स कराना चाहते हैं। वो जो ओलंपिक्स कराना चाहते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप जो है, तार साहब इसमें भी थोड़ा बात बताइएगा कि अमूमन होता था जब वर्ल्ड कप साउथ एशिया में होता था तो वो आधा पाकिस्तान में होता था, इंडिया में होता था, श्रीलंका में होता था। अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है तो वो सिर्फ सुना इंडिया में ही हो रहा है, पाकिस्तान में तो वो आ ही नहीं रहे। और दूसरा वो कह रहे हैं हमने तो ओलंपिक्स जो है वो करवानी है 2034 या 2034 2036 में। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें भी हमारी लीडरशिप को, हमारी एलीट को ट्रिगर नहीं करती कि देखिए इंडिया किस तरह इन चीजों के ऊपर हावी हो रहा है और हम पीछे रह गए हैं? क्या ये चीजें ट्रिगर नहीं करती, या कि हम बहुत थिक स्किन हो चुके हैं तार साहब? चीमा साहब, लीडरशिप सबसे पहले तो लीडरशिप है ही नहीं पाकिस्तान में, रिगार्डलेस किसी इंस्टीट्यूशन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक तो हमारी गलती है कि हम सिर्फ लीडर की जब बात करते हैं तो सियासी लीडर को, सियासत भी नहीं है ना, जमहूरियत है। आप देखें ना इसमें क्या होता है, आपके ये लेगेसी पॉलिटिक्स है सारी। भुट्टो पैदा होते ही वजीर आजम बन जाएगा, शरीफ पैदा होते ही वो चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। ये सियासत थोड़ी, जमहूरियत थोड़ी है, ये तो फ्रॉड है, टोटल एक टोपी ड्रामा है। दूसरा, और दूसरा ये कि सारी कौम पहले कभी सीएसएस करके वो एसपी कहते बनता है, कभी वो केंद्र से जनरल बनना है, कोई उसमें कोई वेलफेयर सर्विस वाली कोई मोहब्बत इतनी, ये कुछ चीज इसमें, ये सारा एक लुट मार टोपी ड्रामा। लेकिन उसमें चीमा साहब इंडिया वाले, भारत वाले कर सकते हैं, जो मर्जी करना है वो कर सकते हैं। दे आर, आप सोच नहीं सकते कि हाउ, आप उनके एजुकेशन सिस्टम को देखें, आप उनके रिसर्च देखें। इस वक्त दे हैव मोनोपोली ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरा ये कि उन्होंने देख लिया है तरक्की को, उन्हें चस्का पड़ गया तरक्की का। और हम हमारी तरफ देखें, अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूंगा, अगर टीटीपी वालों का जो लेटर निकला है, अगर उसके रूप पर भी देखा जाए कि ये जी एम्बेसियों वालों से पैसे बनाना चाहते हैं, तो नुकसान किसका है? फिर भी पाकिस्तान का नुकसान है। उसकी वजह क्या है? ठीक है, एम्बेसियों वाले पैसे दे देंगे टूटे फूटे आपको बाढ़ शाह ठीक करने, वो पाकिस्तान में तो आने नहीं है, वो सीधे दुबई और लंदन जाने। मार कौन खाएगा? आपका ग्रीन पासपोर्ट मार खाएगा। उसकी वजह यह है कि पहले भी जब आपने दहशतगर्दी बेची पूरी दुनिया के अंदर, अफगान जंग के बाद आपने जब दहशतगर्दी बेची, नुकसान किसका हुआ था? पाकिस्तान का हुआ था। जिन लोगों ने पैसे बनाए थे वो सारे बाहर बैठे हैं, सारे बाहर बैठे हैं। क्योंकि देखिए, मैं दुख के साथ कहूंगा, हमारे साबका आर्मी चीफ को उस इंटरव्यू में भी कहना पड़ा है कि मैं पाकिस्तान के अंदर ही रहूंगा। क्यों कहना पड़ा है? कि देयर इज असम्पशन, देयर इज एन असम्पशन। लंदन में खड़ी होकर बच्चियों ने कई दफा कहा है बेल्जियम बेल्जियम, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं बेल्जियम क्या अट्रैक्शन थी उसके लिए कि बेल्जियम चलें, बेल्जियम चलें। ये क्रिएट किया गया माहौल, एक ऐसी फैसिनेशन है, एक ऐसा एक चार्म है, एक्सटेंशन मारे जा रही पाकिस्तान को हर आर्मी जनरल की। रहील शरीफ की भी अब स्टोरियां निकल रही हैं कि हाउ ही वाज इंटरेस्टेड इन एक्सटेंशन, और किस तरीके से कैंपेन चलाई गई कि ना जाओ, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, ना जाओ, गाने बनाए गए, ना जाओ, जाने की बातें जाने दो, जाने की बातें जाने दो। तो देखें, ये अगर इस तरह भी कभी मुल्क चले, दिस इज हाउ यू मैनेज द कंट्रीज। तो आज अगर एक सोच भी लिया जाए, दोनों तरीकों से सोच लिया, टीटीपी अगर कहती है कि जी जानबूझ के पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं, तब भी नुकसान पाकिस्तान का है। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर भी एम्बेसडर देख रहे हैं, अमेरिकन देख रहे हैं, सऊदी उन्होंने कह दिया, अमेरिकनों ने भी कह दिया। नुकसान किसका है? पाकिस्तान का, क्योंकि वो खबरें वॉशिंगटन डीसी, दुनिया के हर कैपिटल में वो खबरें जा रही हैं। और माइंड क्या बन रहा है कि खतरनाक है। आप वो ओलंपिक की बात करते हैं, वो आपकी फ्लाइटें बंद होने को फिर रही हैं। 225 मिलियन आपने रखा हुआ है, इनका एयरलाइन वालों को नहीं दे रहे वापस आप। और ऊपर साथ ये तड़का लग गया ये I-10 4 के हमले का, तो वहां कौन जाएगा? आप कहते हैं ओलंपिक। लोग अपने माँ बाप को मिलने के लिए परेशान है कि यहां से जाएं या ना जाएं, आप कह रहे हैं कि वहां ओलंपिक का। वो तो भारत जो मर्जी कराए, उनके पास तो पैसा 560 बिलियन तो उनका फॉरेन रिजर्व है। चीमा साहब, असल में हकीकत ये है
कि आपकी हर चीज आज भी कंट्रोल्ड है। मीडिया को आज भी रोका जा रहा है, खबरें नहीं दे रहे वो। आज भी वो उनके पास बचता कुछ नहीं, तो तख्त लाहौर के पास ही बैठे रहते हैं आसपास, और करें भी क्या। लेकिन अवाम को असली खबरें बताई नहीं जा रही। हालात खतरनाक तरीन होते जा रहे हैं, इकोनॉमिकली, एथिकली, फ्रॉड वाइज, करप्शन वाइज, हर चीज इस वक्त जो है वो इस कंप्रोमाइज्ड, हर चीज। डॉक्टर साहब, वो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा है कि हम अपने बदतरीन दुश्मन खुद हैं, और वो कह रहे हैं कि आज ये क्यों वक्त आ गया कि हम एक एक अरब डॉलर के लिए भाग रहे हैं। और हमारी इकॉनमी में तो बड़ी जान है और पाकिस्तान की मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इकॉनमी में बड़ी लचक है। तो तार साहब, आप समझते हैं जो इसहाक डार ने बात की है कि हम अपने बदतरीन दुश्मन खुद हैं, ये सारी पाकिस्तान की सियासी इशराफिया ये कह तो रही है, इमरान खान भी किसी न किसी तरीके ये कह रहे हैं, लेकिन ये एक जगह बैठते क्यों नहीं है मसले हल करने के लिए? फिर देखिए, मसले अगर एक जगह बैठ जाए फिर तो मसले हल हो जाएंगे ना, फिर तो सियासत ही नहीं खत्म। फिर जलसे किस तरह करेंगे? मसला तो ये। और दूसरा, हालात इतने अच्छे तो अपने बच्चों को लंदन से वापस क्यों नहीं मंगा लेते? अपनी प्रॉपर्टी के बाहर से बेच के इस्लामाबाद में प्लाट लाहौर में ले लेना, ये क्यों नहीं करते? ये हमें कहते हैं कि यहां जिहाद करो, अपने बच्चे सारे वहां बैठे हैं इनके, अपना पैसा सारा इनका बाहर पड़ा है। इसहाक डार साहब जो एफिडेविट दे के गए थे कि ही वाज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग फॉर शरीफ फैमिली, तो उसको डिनाई करें ना ये सबसे पहले तो याद। और नवाज शरीफ साहब को सबसे पहले इनविटेशन भेजें कि हालात यहां तो दूध की नहरें देख ली मैंने, इस्लामाबाद में आ जाओ वापस। दुनिया को किस तरह की टोपी पर पहनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मैं गारंटी करता हूं डिफॉल्ट नहीं होगा। एलसीआं खुल नहीं रही तो डिफॉल्ट और क्या होता है? सुजुकी वालों को कन्विंस करो ना कि प्लांट क्यों बंद किया है। टोयोटा का प्लांट खुलाओ ना जाके डार साहब। वो सुजुकी वाले भी बंद कर रहे हैं प्लांट। वही तो कह रहा हूं, अखबार में एक बयान देने से कि हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, इससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली करके कुछ दिखाओ भाई, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ। लेकिन चीमा साहब, अंदर हकीकत प्रॉब्लम ये है, ये मसला प्रॉब्लम आपका एथिकल प्रॉब्लम है, एथिक्स नहीं। लूट मार। मुझे एक ये बताएं, कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन को रोकने की कोशिश भी कर रहा हो? नैब, नेशनल ब्यूरो ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है, वो खुद इन्वॉल्व है इन चीजों में। वो मर्जी के केस आगे लाता है, दूसरे पीछे कर देता है। जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स खुद करप्शन में इन्वॉल्व होंगे, अदालतें 130वें नंबर पर होंगी दुनिया की, वो सोसाइटी क्या ख्याल है एग्जिस्ट कर सकती? कितना अर्सा करेगी एग्जिस्ट? मेरा ये क्वेश्चन है सबसे। मुझे कन्विंस तो करे कोई बंदा कि नहीं यार तुम गलत कह रहे हो, देखो एंटी करप्शन ये कर गया, ये देखो ये पकड़ लिया हमने बंदे, ये देखो। अमनेस्टियां देनी पड़ती हैं हर साल, जो आता है बंदा अमनेस्टियां देता है, सिर्फ अपने रिश्तेदारों के पैसे जो हैं वो वाइट करने के लिए हर बंदा देता है। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने भी, इन्होंने भी दी थी अमनेस्टी, क्योंकि सारी करप्शन, सारी सोसाइटी ही इस वक्त जो है वो आपकी वो एमनेस्टी पे बैठी सारी। मेरा बस इस वक्त अगर देखा, मैंने जिस तरह आपको कई दफा कह चुका हूं, मेरा एक पेट वो मुहावरा है कि शरीफ आदमी को तो लड़की का रिश्ता कौन नहीं देता। ये मोरालिटी है भाई। शरीफ आदमी को आपकी सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, कहते ने बुझ दे ले, कहते ने आप ना खांदा ना सानू खाण दिंदा, कहते कड्डो नु बाहर, कहते ने बुझ दे ले यार, देखो की है यार, ये मौलवी की ये चीज है, ये तो बो आउंदी यार, देखो देखो ना, ये कहते ना देखो मैं तो यार पैसे लेने ही नहीं। और उसकी तरह देखें, आपने सिस्टम ऐसा क्रिएट रखा है, आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें इतनी है, उनका गुजारा ही नहीं है करप्शन के बगैर, क्योंकि आपकी महंगाई, आपका बिजली के बजट, आपकी गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इनके लोग ईमानदार हों। हर बंदे की मजबूरी है फ्रॉड और डाका मारना, तनख्वाहें इस तरह रखी उनकी। मुझे ये पता है, मैं जाता हूं, उसको छोड़ दे प्राइवेट सेक्टर, मैं सरीना होटल, इस्लामाबाद क्लब, कई जगह जाता हूं, 25-25 हजार रुपया तनख्वाह है। आटे का थैला 2500 से ऊपर हो चुका है, 20 किलो का। वो खाना किधर से खाएगा भाई? को सोचा कभी किसी ने? वो सर्व करते हैं सारे बिलियनर्स को सारा दिन, वो बिलियनर्स को, क्योंकि आते सारे तो वहां फ्रॉडी के सारे आते हैं, जो करप्ट लोग आते हैं। अल्टीमेटली शरीफ आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता ना वो उसका क्या काम? वो तो एंटर ही नहीं होने देते बड़े होटल, वो तो एंटर ही नहीं हो सकता। सारी दिहाड़ी प्लेटा आगे रख देते और तनख्वाह की 25-25 हजार रुपए, फैसले करने वाले जो सारे उनके आगे प्लेटें रखते हैं। लेकिन ये कि दर हकीकत मैंने आपको कई दफा कहा चीमा साहब, खौफ खुदा कोई नहीं, खौफ खुदा कोई नहीं। इस्लाम को हमने खराब किया, वी टुक इस्लाम एज अ फॉरेन रिलीजन। रिचुअल्स में गए हैं हमने, स्पिरिट नहीं उसकी देखी, पढ़ी नहीं, फिर स्पिरिट के बारे में पता ही नहीं।
नमाजें पढ़ी जा रहे हैं बगैर तर्जमे के आउंदी ने, उम्रें 6 करी उन्हें पता ही नहीं उम्र की करना। मैं कहता मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, मैं जितनी दफा उम्रा करने गया हूं, हमेशा मेरे पास एक पाकिस्तानी आके बैठ गया, मेरा जी पासपोर्ट गुम हो गया, जो मेरा बंटवारा थी चोरी हो गया हरम शरीफ के अंदर। और यार खुदा से मांगो, वो सामने यार तुम्हारे खुदा है, मैं तो खुद उससे मांगने के लिए वहां गया हूं, तुम भी उससे मांग लो, मुझसे क्यों मांग रहे हो मेरा बंटवारा चोरी हो गया। दिस इज व्हाट दिस काइंड ऑफ इस्लाम वी हैव इन पाकिस्तान। चलो चीमा साहब, ये तो खास ये तो फिर तार साहब फिर कोई इस तरह का लीडर आए ना कि जिसके पीछे दुनिया लग पड़े, क्योंकि हम लोग तो जो है ना वो लीडर पूछते हैं, हम इमरान खान को पूछते हैं, नवाज शरीफ को पूछते हैं, भुट्टोज को पूछते हैं, हमारे अंदर तो ये कैपेसिटी नहीं है कि हम जो है वो अच्छे को अच्छा कह सकें, बुरे को बुरा कह सकें, जितना भी बुरा हो जाए वो कहते हैं ये तो अच्छा ही है। इसी तरह भुट्टोज का मसला है, तो फिर ये सारे तो इसी चीज में ही है। नहीं, हमें पुजवाया जाता है, हम पूछते नहीं, पुजवाया जाता है। अयूब खां का बेटा था भुट्टो था, जियाउल हक का बेटा नवाज शरीफ था, ज़हीरुल का बेटा इमरान खान है। हमें एक पोस्टर क्रिएट किया जाता है, हमारी एजेंसियां मार मार जूते इबादत करवाती हैं इन खुदाओं की, हमें पुजवाया जाता है। हम एक ऐसी कौम है, हमें जूतों के बगैर हम नहीं करते। और जूता इस वक्त मेरे ख्याल में आपकी फौज 6 लाख की, या मेरे ख्याल में आपकी आईएसआई के अंदर कोई 18 लाख लोग हैं इस वक्त, क्योंकि मुझे लग रहा है हर पाकिस्तानी के पीछे 2-2, 3-3 आईएसआई वाले खड़े रिपोर्टें बना रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल 2018 में किस तरीके से इस बंदे को लाया गया, जरा देखें तो सही मैनिपुलेशन, बीआरटी को किस तरह क्रैक किया गया, किस तरीके से तीसरे कासम सूरी की मिसाल एक धब्बे की तरफ सारी जिंदगी आपके हिस्ट्री में रहेगी। तीसरे नंबर पर था बंदा, डस्के के अंदर जो हुआ है उसका देखें आप। अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त वहां, जो आज कुरान की आयतें सुनाते हैं वो अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त डस्के के इलेक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। एट दी एंड अफसोस की बात यह है कि, और चीमा साहब इसमें एक दिन में नहीं कुछ हुआ, 76 साल की कोशिश, 76 साल की। एक भी लीडर मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री मेरे साथ बैठ के, मैं आई विश के मेरे साथ को डिस्कस करें 76 साल के अंदर। हमें फला लीडर बहुत अच्छा था जी, वो अगर जिंदा रहता या वो रहता तो इस तरह से इस तरह हो जाता। नहीं, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं 76 साल। और आगे भी कोई, सही कह रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जिसका कुछ अपना कैरेक्टर साफ होगा, जो कहेगा कि लो मैं शीशे की तरह सामने ये खड़ा, उसको मार दिया जाए, मरवा दिया जाएगा। अदारों ने तो बनाना है ना कोई लीडर, पता नहीं अब किसको बनाते हैं, देखें कोशिश कर रहे होंगे, हो सकता है कोई पैदा करें कुछ यहाँ से। आप अभी देखें किस तरह क्रिएट की गई। इल्ताफ हुसैन शिकागो में, इल्ताफ भाई टैक्सी चलाते थे शिकागो से, उनको यहां से लेकर गए थे। देखें क्रिएशन, देखें उनकी, देखें आज भी वो पार्टी जिधर जाती है वो गवर्नमेंट का हिस्सा होती है। क्रिएशन क्या है, वो ज़ियाउल हक की महाजर कार्ड देखा गया, यहाँ पे वो फार्मेसी सुनने पड़ते थे, फार्मासिस्ट हैं क्या थे, टैक्सी चलाते हैं शिकागो में, ले गए मिलियनर बिलियनर। और उनकी, मैं हैरान होता हूँ, वो वीडियो पे खिताब करते थे, दुनिया बैठकर रोती थी, और तेरी वो रोती थी, वो स्पीकर फोन पे बात कर रहे होते थे तो रो रही होती थी दुनिया कराची में। आज इमरान खान साहब को देखें, दुनिया उनके लिए रो रही, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, कहते हैं इनकी ऑडियो जाली है, वीडियो भी जाली, हर चीज जाली है। देखें ये अदारे किस तरह के हमारे लिए पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। लुक एट दैट, लुक एट दिस। मैं अमेज होता हूं। पाकिस्तान अदारों का मुल्क है, उनकी जो मर्जी जो करें, अंडे दें बच्चे दें सरकार। हाँ सही कह रहे हैं, तो ये इदारों के मुल्क है। लेकिन ये है कि अवतार साहब बात वो आप वाली है कि ये कैरेक्टर और वो चीज़ है जो मोरालिटी, अगर अवाम इन चीज़ों पे खड़ी हो जाए और अवाम सच को सच कहना शुरू कर दे, तो कि नहीं साहब, अवाम को आपने, इनको समझ आ गई सारे, दे आर मास्टर्स ऑफ एवरीथिंग। साइकोलॉजिकली इन्होंने अवाम को मफलूज कर दिया है, मफलूज। कभी अवाम के जूतों में पांव डाल के देखें आप, सुबह का खाना खाते शाम की फिक्र पड़ जाती है। वो किस तरह सोचेंगे कि ये यार क्या हो रहा है। हर बंदे को पता जरूर है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, हर पाकिस्तानी को पता है मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन उनको मफलूज कर दिया गया इस तरीके से। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ सूबों के अंदर 2 वक्त का खाना लग्जरी है इस वक्त, और पता है, सबको पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। लेकिन उसके लिए मैं कई दफा सोचता रहता हूँ कि what is wrong, what is either DNA, something is related to DNA, why?
मैं हमेशा सारी जिंदगी सोचता रहा हूं कि शायद पस्तियों की डेप्थ अब पहुंच आ गई है, अब इसके बाद हम जाएंगे, वापस ऊपर उठेंगे अब। लेकिन हम नई से नई पस्तियां ढूंढते जा रहे हैं, नई से नई पस्तियां। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अगले इलेक्शंस आने तक जितनी ऑडियोज और वीडियोस लीक होनी है, उसके क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तानी माशरे के ऊपर, और पता चलेगा कौन क्या किस तरह था। ये चीज़ें बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मुझे लग रहा है ये चलना है। Anyhow, this is an unending story. Dar Saab, thank you very much for your time and for your comments, sir. बहुत शुक्रिया।